So the recording has started, but now I'll continue. सुप्रभात, मैं डॉक्टर आशिता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग विभाग की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस वर्ष 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी जी के 152वीं जयंती मनाई जा रही है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना के उन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। वह इतने लोकप्रिय हुए कि लोग उन्हें महात्मा, राष्ट्रपिता एवं बापू के नाम से संबोधित करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों में बापू ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजाद भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन बापूजी के नेतृत्व में चलाए गए। लोग गांधी जी के आंदोलनों में जुड़ते गए और 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को भारत सरकार एवं अन्य सभी सरकारी सामाजिक संगठन आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। आजादी के 75 साल के इस जश्न की शुरुआत 12 मार्च 2021 से हो चुकी है, जो कि 75 सप्ताह तक चलेगी, यानी कि 15 अगस्त 2023 तक हम यह उत्सव मनाएंगे और यह अमृत महोत्सव का समापन होगा 15 अगस्त 2023 में। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम को स्वागत भाषण के रूप में प्रारंभ करते हुए मैं सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सिंह कुशवाहा सर को आमंत्रित करती हूँ। सभी को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं एवं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को भी आज नमन करते हैं। राजीव गांधी प्लीज I request all the participants to mute their mics. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित आज के वेबिनार रोल ऑफ साइंटिस्ट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में माननीय कुलपति जी, जो हमारे मार्गदर्शक हैं एवं जिनके प्रेरणा से हम सतत रूप से इस तरह के आयोजन करते रहते हैं, मैं माननीय कुलपति जी का स्वागत करता हूं। आदरणीय मनीष मुदगल जी, जो साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं, मैं उनका भी इनके हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हमारे संचालक यूआईटी प्रोफेसर सुधीर सिंह भदौरिया जी का, एवं स्वागत करता हूं शशि रंजन अकेला जी का, एवं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं स्वागत करता हूं और आगे का कार्यक्रम जारी रखने के लिए असिता आप अपना करते हैं। सर धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। अब इस कार्यक्रम के विषय के विवरण हेतु मैं आदरणीय डॉक्टर शशि रंजन अकेला सर, जो कि समन्वयक एवं जनसंपर्क अधिकारी आरजीपीवी भोपाल में कार्यरत हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, जो हमें इस कार्यक्रम का विवरण करेंगे। जी नमस्कार, आई एम ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। जी नमस्कार। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के यूआईटी आरजीपीवी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की ओर से अमृत महोत्सव और गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित किए गए आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, आज इस अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित डायरेक्टर यूआईटी माननीय प्रोफेसर सुधीर सिंह भदौरिया जी, जिनका विषय प्रवर्तन आज इस कार्यक्रम में होगा, ऐसे सम्मानीय विद्वान वक्ता डॉक्टर मनीष मुदगल जी, विभाग के सम्मानीय अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश सिंह कुशवाहा जी, एवं इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय प्राध्यापक एवं कार्यक्रम में उपस्थित शोधार्थी विद्यार्थी।
कार्यक्रम की संचालिका महोदया ने अपनी शुरुआत में आज इस बात का उल्लेख किया कि आज गांधी जयंती का शुभ अवसर है। मुझे लगता है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए, जो मध्य प्रदेश का एक तकनीकी विश्वविद्यालय है, तकनीकी शिक्षा में अग्रगण्य महाविद्यालय विश्वविद्यालय है, उसने महात्मा गांधी जी की जयंती के इस अवसर को, भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर को, लाल बहादुर शास्त्री जी के पुण्य स्मरण के अवसर को एक अलग रूप में मनाने का एक संकल्प लिया। क्योंकि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के पूर्ववर्ती नेतृत्वकर्ताओं ने, देश के पूर्ववर्ती माननीय प्रधानमंत्रियों ने इस देश को अनेक अवसरों पर आह्वान किए, और जब आह्वान किया गया कि भारत किस दिशा में चले, तो जय जवान जय किसान की बात हुई। जब माननीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उसमें जय विज्ञान जोड़ा। वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतवासियों के समक्ष आह्वान करते हुए कहा कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान तो हो, लेकिन साथ में जय अनुसंधान भी हो। और इसलिए मुझे लगता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय अनुसंधान शब्द जोड़ दिया, तो स्वाभाविक रूप से विज्ञान के विषय की, तकनीकी के विषय की, देश के वैज्ञानिकों की, देश के शोधार्थियों की एक बहुत बड़ी प्रासंगिकता इस स्लोगन के साथ जुड़ गई। आज का अवसर भारत की आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का भी है, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर औपनिवेशिकता के उस दौर में, दासता के उस दौर में, जब स्वतंत्रता से भारत स्वतंत्र होना चाहता था, तो वो पूरा आंदोलन जो उस दौर का था वो स्वभाव से प्रेरित था। उसमें स्वधर्म शामिल था, स्वराज शामिल था और स्वदेशी, ये त्रयी शामिल थे, स्वदेशी, स्वराज और स्वधर्म के रूप में। और इसलिए जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित हुई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप को देख करके हम सबको निश्चित तौर पर महसूस होता है कि भारत की आत्मनिर्भरता का एक सशक्त प्रारूप, एक सशक्त मॉडल इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। पूज्य महात्मा गांधी जी ने यही बात हम सबके बीच में कही थी। उन्होंने स्वदेशी की बात कही थी, स्वराज की बात कही थी, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी और स्वावलंबन की बात कही थी। इसलिए महात्मा गांधी जी का आज इस अवसर पर स्मरण प्रासंगिक इसलिए है कि जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ जुड़ करके देश के सारे शिक्षा संस्थान काम करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसमें महात्मा गांधी जी का दर्शन, उनका विचार, ये हम सबको दिखाई देता है। और इसलिए महात्मा गांधी जी के उस स्वराज की कल्पना में केवल आर्थिक स्वराज की बात नहीं थी, केवल आर्थिक संपन्नता यानी आत्मनिर्भरता की बात नहीं थी, तो इस देश का गांव, इस देश के जनपद, भारत का समाज और भारत राष्ट्र, इसकी प्रत्येक इकाई आत्मनिर्भर हो जाए, स्वावलंबी हो जाए। यह बात महात्मा गांधी जी सदैव कहते रहे, और आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप में वो बात हमको कहने की दिखलाई दे रही है। इसलिए आज गांधी जी का स्मरण करना उनकी जयंती पर एक प्रासंगिक भी लगता है इस कार्यक्रम में। गांधी जी एक महान विराट व्यक्तित्व के रूप में हम सबके बीच में है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए, दुनिया के जाने माने नाम है। अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने एक बड़ी अच्छी बात महात्मा गांधी जी के बारे में कही थी, जो आज इस अवसर पर हमको स्मरण करना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कहा कि उस समय में कहा अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कि घोर नैतिक पतन के हमारे समय में महात्मा गांधी अकेले ऐसे सच्चे राजनेता हैं जो हमारे राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उच्चतर मानव संसाधनों के हक में हमारे साथ खड़े हैं। और इसलिए आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से इस बात का विश्वास कर पाएंगी कि इस दुनिया में, इस धरा पर हाड़ मास का एक ऐसा शख्स था जो धरती पर चलता था, जिसने उच्चतर मानवता के लिए काम किया। अब आप कल्पना कीजिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे व्यक्तित्व यदि महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में इस प्रकार का विचार व्यक्त करते हैं, तो हमें लगता है कि महात्मा गांधी जी केवल एक कहानी नहीं, हकीकत है। और इसलिए महात्मा गांधी जी को यथार्थवादी नेता के रूप में केवल उपदेश के आधार पर नहीं पहचाना जाता है।
उन्होंने जितनी बातें आदर्श के रूप में कही उसका स्वयं अपने जीवन में अनुकरण भी किया। और अनुकरण करने की दृष्टि से ऐसा कहते हैं कि कथनी और करनी में अंतर कभी महात्मा गांधी जी की बात में नहीं रहा। इसलिए उनका जो ओज था वो उनके समर्पण के आधार पर था, वो त्याग के आधार पर था, वो समाज और देश में उनकी भूमिका के आधार पर था। इसलिए यथार्थवादी नेता के रूप में उनको जाना गया, राष्ट्रपिता की उनको संज्ञा मिली, पूज्य बापू की उनको संज्ञा मिली। तो उनकी वाणी में जो प्रभाव और चमक था वो हमको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से हम समाज और देश के लिए सोचें, अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखें और कुल मिला करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वत्व के भाव के साथ करें। आजादी का अमृत महोत्सव भी यही कहता है। आज आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जब पूरे देश भर में आयोजन हो रहे हैं तो इस बात की चर्चा हो रही है कि हम अपने गौरवशाली अतीत का स्मरण करें, हम भारत की गौरवशाली परंपराओं से जुड़े, हम अपने भारत के गौरवशाली पूर्वजों के किए गए अवदानों को याद करें, हम प्रजातंत्रता के संघर्ष को याद करें, हम अपने पुरुषार्थ का स्मरण करें, हम अपने स्वत्व का स्मरण करें, हम अपनी उपलब्धियों का स्मरण करें। और आज की इस पीढ़ी के सामने जो भारत का असली चित्र है, जिसके आधार पर भारत पूरी दुनिया में एक विश्वगुरु के नाते पहचान रखती थी, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अन्य सभी क्षेत्रों में, उसका एक गौरवशाली स्मरण करने का अवसर भी कहीं ना कहीं आजादी का अमृत महोत्सव है। मैं आदरणीय कुशवाहा सर को, आदरणीय भदौरिया सर को इस बात के लिए बहुत शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक ऐसे विषय का चयन आज के इस अवसर पर, गांधी जी की जयंती के अवसर पर, इस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तुमने चुना कि भारत के वैज्ञानिकों का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की चर्चा बहुत होती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की चर्चा बहुत होती है, राजनीतिक आंदोलन की बहुत चर्चा होती है, लेकिन वैज्ञानिकों के अवदान की चर्चा इस पूरे इतिहास क्रम में बहुत कम दिखाई देती है। कुछ दो तीन बातें अगर संकेत के रूप में करें तो आप कल्पना कीजिए कि स्वतंत्रता के उस दौर में जब ब्रिटिश हुकूमत थी, उस समय में भी भारत के वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार को जारी रखा, प्रयोगशाला में अपना काम को जारी रखा। केवल प्रयोगशाला तो सीमित नहीं थे, देश दुनिया के बारे में जानते थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व कर्तृत्व से उस दौर में भी भारत का मान उस उपनिवेशिक काल में बढ़ाया। जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, चंद्रशेखर वेंकट रमन, अन्नामणि, ऐसे कई उदाहरण हैं। आप कल्पना कीजिए कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जो भौतिक विज्ञानी रहे, रमन प्रभाव जिन्होंने दिया, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। जब स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार लेने के लिए जाने वाले थे तो उनको कहा गया कि भैया आप जिस स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार लेने जा रहे हैं वहां तो लोग सूट और टाई में आएंगे। आप कल्पना कीजिए कि चंद्रशेखर रमन ने कहा कि मैं भारतीय हूं, मैं अपने भारतीय परिधान में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। वो पगड़ी पहन करके गए स्टॉकहोम में। जब नोबेल पुरस्कार लेने के लिए वो गए, उस सभागार में उन्होंने जो झंडा देखा वो ब्रिटिश झंडा था, यूनियन जैक था। कुछ समय के लिए उनके मन में एक द्रवितता का भाव आया कि आज मेरे भारत का झंडा इस अवसर पर होता तो मैं ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता। लेकिन उसी क्षण उनके मन में यह भी भाव आया कि आज मैं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व इस स्थान पर कर रहा हूं और कहीं ना कहीं भारत की जो विज्ञान की गौरवशाली परंपरा है, जो आविष्कार की गौरवशाली परंपरा है, जो आचार्य वराहमिहिर से, भास्कराचार्य से, कणाद से, ऐसे कई महान वैज्ञानिकों से शुरू होती है, उसकी गौरवशाली परंपरा के वाहक के रूप में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से अगर मैं अवदान दे रहा हूं तो सम्मान पूरे भारत का सम्मान है, उस गौरवशाली परंपरा का सम्मान है। अंग्रेजियत की उस दौर में चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। प्रफुल्ल राय जी रसायन शास्त्री थे, गांधी जी उनसे बड़े प्रभावित थे। उस समय के कई वैज्ञानिक गांधी जी से बड़े प्रभावित थे। आप कल्पना करिए कि प्रफुल्ल चंद्र राय जी अपने विद्यार्थियों से क्या कहते थे। उन्होंने कहा कि भाई विज्ञान संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए होता है और इसलिए अगर आपने आविष्कार जारी रखे हैं तो आविष्कार जो आप करेंगे उनका मार्ग राजनीतिक स्वतंत्रता से होकर के जाएगा। इसलिए उन्होंने उस समय के छात्रों को क्या कहा, बड़ा एक मार्मिक शब्द वो कहते थे कि विज्ञान हमारी प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन स्वराज प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इतना बड़ा भाव प्रफुल्ल चंद्र राय जी के मन में उस समय था कि मेरा देश स्वाधीन हो जाए, हम स्वराज की प्राप्ति कर लें और हमारे जो आविष्कार, जो अवदान, जो योगदान हो वो भारतवासियों के कहीं ना कहीं काम आए। संपूर्ण मानवता के लिए तो काम आएंगे लेकिन भारतवासियों के लिए भी काम आए। और ऐसे कई उदाहरण है कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब वो थे और वेतन नहीं मिला तो उसके खिलाफ आंदोलन किया। जगदीश चंद्र बसु जी भौतिक विज्ञानी थे, उनके पिताजी डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, अंग्रेजी की महत्व को जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी शिक्षा अपनी मातृभाषा में लूंगा। आंग्ल भाषा में उन्होंने पढ़ाई की
यानी भाषा के प्रति कितना बड़ा सम्मान उन्होंने प्रकट किया उनके परिवार ने उन्होंने। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आज जो ये विषय, जिसका विषय प्रवर्तन आदरणीय डॉक्टर मनीष मुदगल जी करेंगे, विषय के विद्वान वक्ता होने के नाते सभी सम्मानीय वक्ता उस पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन आज का विषय प्रासंगिक इसलिए है कि हम जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं तो भारत के उस गौरवशाली परंपरा में भारत के वैज्ञानिकों के योगदान की भी चर्चा करें। आज की पीढ़ी के सामने भारत की गौरवशाली परंपराओं को भी रखें, भारत के वैज्ञानिकों के अवदान की भी चर्चा करें। तब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अमृत महोत्सव मनाने की सार्थकता, गांधी जी की जन्मतिथि को स्मरण करने की आवश्यकता, लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मरण करने की प्रासंगिकता, और उस श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जय अनुसंधान शब्द बोला, उस श्रृंखला में इस देश के वैज्ञानिकों के अवदान को, उनके स्मरण को याद करने के एक अवसर इस कार्यक्रम के अवसर पर चुना है। मुझे लगता है कि प्रस्तावना के रूप में शायद हम यही कह पाएंगे कि आज का कार्यक्रम एक अलग दिशा लिए हुए है, एक अलग स्वरूप को लिए हुए है, एक अलग प्रकार की दृष्टि देने वाला है, जो तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों के लिए और समूचे शिक्षा जगत के लिए अलग प्रकार की दृष्टि प्रदान करता है। इस अवसर पर एक प्रस्तावना के रूप में इस आग्रह को मैंने आप सबके में रहा, आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ओवर टू अशिता जी। थैंक यू सो मच सर। सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति महोदय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्ता सर से अनुरोध करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें एवं कार्यक्रम का उद्बोधन करें। आज के कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत राजीव गांधी प्रौद्योगिकी परिवार की ओर से करना चाहूंगा, आदरणीय मनीष मुदगल जी, जो कि एमपी में साइंटिस्ट हैं, डायरेक्टर सुधीर भदौरिया जी, हमारे सिविल विभाग के विभागाध्यक्ष कुशवाहा जी, हमारे समन्वयक अकेला जी, कार्यक्रम की संचालिका अशिता सिंह जी, और सभी जितने भी आज हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो आपको हम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो आज जन्म तिथि है, उसकी शुभकामनाएं और बधाइयां आप सबको प्रेषित करता हूं। अकेला जी ने ऑलरेडी प्रस्तावना में बताया कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और उसमें खासतौर से आज के विषय पर भी उन्होंने एक प्रस्तावना रखी। लेकिन पहला प्रश्न ये उठता है कि हम अमृत महोत्सव मना क्यों रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, या इन विषयों को चर्चा करने की जरूरत क्या है। तो नव पीढ़ी के लोग, और खासतौर से अब तो शायद ही मतलब आज भी मुझे लगता है कि हमारे आज पूरे जितने भी श्रोता होंगे उनमें शायद ही कोई ऐसा हो जो 1947 से पहले का हो। ये बात तो मतलब तथ्यात्मक रूप से सही होगी। तो सभी लोग 1947 के बाद ही जन्मे लोग हैं। मतलब हमने आजादी की लड़ाई नहीं देखी, हमने वो दर्द भी नहीं सहा, और हम एक स्वतंत्र भारत में पैदा हुए और स्वतंत्र भारत में ही अपना, होता क्या है कि इसमें हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो स्वतंत्रता हमारी है वो बहुत सहज और स्वाभाविक है और ये निरंतर है, और धीमे धीमे हम कैसे परतंत्र होते जाते हैं ये भी हमको पता नहीं लगता, और किन चीजों के लिए परतंत्र हो रहे हैं ये भी नहीं पता लगता। तो ये स्वाभाविक तौर पर है कि ये जो स्वतंत्रता हमने हासिल की, अगर उसको हम उनके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अगर आज हम याद नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों की लड़ाइयां जिनमें भी हमें दूसरे तरह की स्वतंत्रता हासिल करनी है, जैसे जो आजकल खासतौर से माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह के कॉल ले रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो तभी हासिल होगा जबकि हम उस आजादी की लड़ाई को अच्छे से याद करें और उसमें किस तरह से वो लड़ी गई और कैसे हमने इसको हासिल किया उसकी बात करें। आज एक विशिष्ट टॉपिक पर चर्चा के लिए माननीय मुदगल जी आए हैं। टॉपिक भी जब पढ़ा तो मुझे भी अच्छा लगा कि सब कोई बात करता है, सब तरह के कंट्रीब्यूशंस की बात करता है, लेकिन शायद ही कोई साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस की फ्रीडम में बात करता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आर्थिक स्वतंत्रता आपको रिसर्च और इनोवेशन से मिलती है, और जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो आप किसी भी तरह की स्वतंत्रता मानी नहीं जा सकती। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है, ये मेरी फीलिंग है कि अगर उस समय हमारे साइंटिस्ट ने कुछ काम यहाँ पर नहीं किया होता, या कुछ तरह बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और किस तरह की जो साइंटिफिक एक्टिविटी चल रही थी नहीं की होती, तो शायद वो साहस और शायद वो जो एक मोरल सपोर्ट होता है जो कि एक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए आपके पीछे रहता है कि नहीं हम स्वतंत्रता हासिल करेंगे और इस देश को चला सकेंगे, उस शायद उस गति से प्राप्त नहीं हो पाता। उसमें शायद और ज्यादा समय लगता अगर हमारे साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया होता। ये मेरी व्यक्तिगत फीलिंग है।
और ऐसा नहीं कि उस समय भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, उस समय भी विचारों का, पॉलिटिकल और साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में विचारों का कॉन्फ्लिक्ट तब भी एग्जिस्ट करता था। ये भी बहुत सरप्राइजिंग एस्पेक्ट है। इवन महात्मा गांधी ने जो हमारी थ्योरी थी उनकी सुशासन की, स्वराज की, और खास तौर से इंडस्ट्री के बारे में जो उनका था, जहां पर वो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे, वो गांव को एक स्वतंत्र यूनिट के तौर पर देखते थे, वो वोकल फॉर लोकल थे, और उनका ये मानना था कि एक ग्राम पंचायत और एक ग्राम एक स्वतंत्र यूनिट होना चाहिए, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर तरीके से। उनकी अपनी एक सुशासन की अवधारणा थी। उसको लेकर उनका मेघनाथ साहा जी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि मेघनाथ साहा जी का जो सोचना था वो था बड़ी इंडस्ट्रीज होना चाहिए, उनका यूरोपियन मॉडल था जिसमें कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी और जो कि उसको चलाएंगे। ऐसी स्थिति जैसे अकेला जी ने भी बताया, और विदित भी है कि जीसी बोस साहब ने खास तौर से विरोध किया था कि उनको लोअर सैलरी क्यों दी जा रही है, क्योंकि उस समय ये था, चलन था, और काफी समय तक रहा कि सेम कैडर के भी जो इंडियन ऑफिसर किसी भी सेगमेंटेशन में होते थे, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को ज्यादा सैलरी दी जाती थी और इंडियन ऑफिसर्स को सेम कैडर में कम सैलरी दी जाती थी, और ये हर एक कैडर में सही था, मतलब इवन साइंटिफिक कम्युनिटी में सेम था। और धीमे धीमे इंडियन साइंटिस्ट को ये समझ में आ रहा था कि जो भी इस रिसर्च हो रही है या जिस रिसर्च को प्रमोट किया जा रहा है वो इंडियन फ्रेंडली नहीं है। तो भारत में हमेशा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हो रहा था वो इस तरह से हो रहा था कि ब्रिटेन में जो टेक्नोलॉजी थी, वो ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ पर सामान ला रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत में कोई बड़े उद्योग लगे। और ये बहुत स्वाभाविक भी है कि भाई जब आप एक्सपोर्टर होते हैं तो आप निश्चित तौर पर चाहेंगे कि दूसरी जगह उस तरह की इंडस्ट्री ना पन पाए। यही बात रिसर्च के लिए भी सही थी, वो नहीं चाहते थे कि भारत में किसी प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और उसके लिए स्वाभाविक था कि जब आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है तो कोई बाहर से या ब्रिटेन से आपके पास टेक्नोलॉजी आने की संभावना नगण्य थी या ना के बराबर थी। तो ये कॉल थी उस समय के साइंटिस्ट के लिए कि भाई वो अपनी खुद इस तरह से विधा तैयार करें, अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, जिससे कि हम अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकें। और उसमें खास तौर से एक जो नाम आता है पीसी रे साहब का, और जो बंगाल केमिकल इंडस्ट्री का नाम आता है बहुत बड़ी, वो उसी का एक बड़ा जीता जागता नमूना है। एक नाम जो अक्सर छूट जाता है और लोग नहीं चर्चा करते, उसके भी कारण भी हैं, उसकी चर्चा मैं आज करना चाहूंगा, वो है मोजगुंडम विश्वेश्वरैया साहब की। मोजगुंडम विश्वेश्वरैया साहब को हम बिल्कुल फादर ऑफ इंजीनियर्स मान के चलते हैं, और हैं भी। और जब मोजगुंडम विश्वेश्वरैया साहब की चर्चा करते हैं तो वो चूंकि मद्रास प्रेसिडेंसी में थे, मैसूर के दीवान थे, मैं उस पर काम किया, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक इंजीनियरिंग फील्ड में, पर्टिकुलर जो उन्होंने डैम्स बनाए या तमाम तरह के इनोवेशंस भी किए, और फाइनली मैसूर स्टील वर्क्स की भी स्थापना की। लगभग अपने 102 इयर्स के एज में टिल लास्ट ब्रेथ वो लगातार एज इंजीनियर काम कर रहे थे, वो इनोवेट कर रहे थे, उनके अपना प्लान था, उनका अपना तरीका था सोचने का भारत के बारे में। उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनके वैचारिक गाथा में, अगर आप उनमें जाइए तो देयर आर सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रीजंस आर डिफरेंट। लेकिन अगर उसको हम दूसरे ढंग से सोचें कि जब एक भारतीय इंजीनियर ने इस तरह के काम भारत में किए, तो उसने भी कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक नैतिक बल दिया, एक नैतिक साहस दिया कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ सकते हैं और स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं, और स्वतंत्रता को हासिल करने के बाद एक स्वतंत्र भारत, एक सक्षम भारत हम बना सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरह का अनुसंधान नहीं होगा, इस तरह की बैकिंग नहीं होगी, इस तरह के लोग नहीं होंगे, तो ये साहस कभी आपको आएगा नहीं कि हम अब भारत को स्वतंत्र कर सकते थे या भारत को एक स्वतंत्र और सक्षम भारत बना सकते थे। और ये बात समाज के हर वर्ग में सही है। आज एक विश्वविद्यालय के तौर पर भी अगर हम रिसर्च और अनुसंधान को बढ़ावा नहीं देंगे या नहीं देते हैं, तो एक सक्षम और एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय जो लगातार इनोवेशन के लिए काम कर रहा हो, ये इसकी परिकल्पना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज ये बहुत उचित समय है, सही दिन है, और एक सही साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़ा है जो कि अब इस विषय को हमारे सामने रखेगा। तो पुनः मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को अपनी शुभकामनाएं, बधाइयां प्रेषित करते हुए उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीसी सर। अब मैं परमिशन चाहूंगी विभाग अध्यक्ष महोदय से कि मैं माननीय मुदगल सर को इनवाइट करूं। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनीष मुदगल सर, जो कि वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष हैं सेंटर फॉर एडवांस्ड रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोपॉलिमरिक मटेरियल CSIR एम्प्री भोपाल।
आपको 25 वर्षों से ज्यादा का विज्ञान के क्षेत्र में शोध का अनुभव है। अपने कार्यकाल में आपने 100 से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित किए हैं एवं 10 से ज्यादा पुरस्कार प्राप्त किए हैं अपने शोध कार्यों के लिए। और सर ने अनेक पेटेंट भी फाइल किए हैं। सर के प्रोफाइल में बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं जो जिनकी फंडिंग की गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा, CSIR द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इत्यादि संस्थाओं ने सर को रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए हैं जिन्हें सर ने बहुत ही अच्छे तरह से निष्पादित किया है। अब मैं डॉक्टर मनीष मुद्गल सर को आमंत्रित करना चाहूंगी इस सभा को संबोधित करने हेतु। धन्यवाद। मैं मेरा प्रेजेंटेशन शेयर कर ले पहले अनुमति चाहूंगा। जस्ट मिनट। थोड़ा सा समय लग रहा है। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मिनट, शेयर करने में थोड़ा सा दिक्कत है। क्या मेरा प्रेजेंटेशन यस सर, स्लाइड्स आ गई है सर। यस सर जी। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्ता साहब, वाइस चांसलर, और अगर हम हिंदी में कहें तो कुलगुरु RGPV को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने के लिए अनुमति प्रदान करी। प्रोफेसर RS राजपूत साहब, रजिस्ट्रार RGPV, और विशेषकर डॉक्टर SS भदौरिया सर, डायरेक्टर UIT RGPV को धन्यवाद देता हूं, और डॉक्टर सुरेश कुमार कुशवाहा साहब, हेड डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, एंड lastly Dr. Ashita Singh, she is the assistant professor, Department of Civil Engineering, RGPV. She has recently completed PhD in Excuse me sir, please unmute yourself. I request you to unmute yourself, Mudgal sir. I am sorry. मैं सबसे पहले सुनील कुमार गुप्ता साहब का धन्यवाद करूंगा, कुलगुरु RGPV, प्रोफेसर RS गुप्ता राजपूत साहब, रजिस्ट्रार RGPV, डॉक्टर SS भदौरिया सर, डायरेक्टर UIT, डॉक्टर सुरेश कुमार कुशवाहा साहब, हेड डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग UIT, एवं आशिता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इनने अभी ही recently she has completed PhD under guidance of Dr. SS Bhadauria Sahab and Kushwaha Sahab, and I got this opportunity to guide her. तो सर मैं सबका धन्यवाद अर्पित करता हूं, और मेरे इसके साथ साथ मैं मेरे डायरेक्टर डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर एम्प्री, का भी धन्यवाद
प्रस्ताव करता हूं कि उनने मुझे अनुमति दी कि ये इस टॉपिक पर अपना उद्बोधन प्रदान करें। मैं सर आज एक विशेष टॉपिक पे बोल रहा हूं, रोल ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये महोत्सव का आजादी का अमृत महोत्सव बनाने की प्रेरणा दी और हमारा पूरा देश इस अमृत महोत्सव को मना रहा है। इस कड़ी में हम महात्मा गांधी जी का स्मरण करेंगे। आज उनकी जन्मतिथि है एवं लाल बहादुर शास्त्री साहब ने जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनका जन्म दिवस भी आज ही है और उनका स्मरण करके वो हम ये उनको याद करके मैं ये कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों के भुला दिए गए योगदान को सामने लाने की अभिनव पहल आज आरजीपीवी ने करी है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, विशेषकर कुलगुरु डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता साहब का, कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक आंदोलनकारियों, क्रांतिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान की चर्चा तो खूब की जाती है, लेकिन स्वाधीनता की चेतना जगाने और स्वतंत्र देश के भविष्य निर्माण की आधारशिला रखने वाले वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा कम ही होती है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में वैज्ञानिकों के योगदान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना जरूरी है और भारत एवं दुनिया के सामने देश के वैज्ञानिकों के इतिहास एवं परंपरा को पेश करने की जरूरत है। लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला तथा तक ही सीमित है और बाहरी दुनिया से उसका कोई जुड़ाव नहीं होता, जो कि असत्य है। महात्मा गांधी सबसे बड़े वैज्ञानिक रणनीतिकार थे। मेरी आवाज आ रही है अशिता? यस सर, यू आर ऑडिबल। तो हम महात्मा गांधी को आज याद करेंगे। महात्मा गांधी सबसे बड़े वैज्ञानिक रणनीतिकार थे। उन्होंने अहिंसा एवं सत्याग्रह को औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ सबसे बड़े जैविक युद्ध के तौर पर इस्तेमाल किया। वो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। उनका एक विजन था कि हम कैसे इस इतने बड़े जो स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे क्रियान्वित करेंगे। तो उन्होंने इस जैविक युद्ध के तौर पर इसको इस्तेमाल किया। उनका एक है कि एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, ये उनने एक बहुत बड़ा कथन दिया। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और यह आंदोलन भारत के स्वतंत्र होने तक चलता रहा। गांधी जी के इन जन आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हम ब्रिटिश शासन से आजाद हुए। जाबाज जवानों से कम नहीं आजादी के दीवाने ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक। करीब 2 शताब्दियों के संघर्ष के बाद हिंदुस्तान को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। आजादी की लड़ाई में भारतीयों ने सिर्फ बंदूक से ही नहीं, कलम से भी संघर्ष किया था। देश के हर वर्ग से जुड़े लोग आजादी को शामिल करने के लिए प्रयासरत थे। स्वतंत्रता संघर्ष के में मजदूर, किसान, छात्र, नेता, शिक्षक और जवान तो शामिल थे ही, लेकिन उस समय के वैज्ञानिकों के मन में भी आजादी की लौ सुलग रही थी। इसमें से कई ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया तो कई ने देश सेवा के अप्रतिम उदाहरण पेश किए। विज्ञान लेखन देवेंद्र मेवाड़ी कहते हैं कि हमारी पीढ़ियों को हमारे वैज्ञानिकों से दूर रखा गया। उनके बारे में सिलेबस में बहुत कम जानकारी होती है, जबकि यह होना चाहिए। अब मैं इस उद्बोधन में आपको हमारे जो विशेष कुछ वैज्ञानिकों को मैं चुन सका या जो उनका मुझे लिटरेचर मिला उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये जैसा कि अकेला साहब ने अभी आज आपके सामने कहा कि ये हमें सही में हमारे सिलेबस में पढ़ाया ही नहीं गया कि इनका योगदान क्या रहा है।
वेंकट रमन चंद्रशेखर, जन्म 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ और बेंगलोर में इनकी 1970 में 82 वर्ष की उम्र में बेंगलोर में इनका स्वर्गवास हुआ। इनका क्षेत्र भौतिक संस्थान, भारतीय वित्त विभाग, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान शिक्षा, प्रेसिडेंसी कॉलेज डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त की और इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला, भारत रत्न, लेनिन शांति पुरस्कार मिला और 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसकी याद में भारत में इस दिन को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बारे में थोड़ा और आगे बताना चाहूंगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत के महान वैज्ञानिक, भौतिकी वैज्ञानिक थे और रमन ने प्रकाश की गति और उस पर दूसरी चीजों के पड़ने वाले प्रभाव का गहन अध्ययन किया था, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नोबेल पुरस्कार लेने, जैसा कि अभी अकेला साहब ने भी बोला कि नोबेल पुरस्कार को लेने के दौरान वह अपने गरीब देश की याद कर भरी सभा में रोने लगे थे। यह पुरस्कार उन्हें राजा गुस्तान ने दिया था। जिस सभा में वो पुरस्कार दिया जाना था उसमें सूट टाई पहने बहुत से लोग बैठे हुए थे। वेंकट रमन अपनी चिर परिचित वेशभूषा, सिर में पगड़ी, बंद गले के कोट में उन्होंने सभा में चारों ओर देखा। उन्हें वेशभूषा या अपनी मिट्टी से जुड़ा कोई भी शख्स नहीं दिखा। यह सोचकर वह थोड़ा भावुक हो गए। इसके बाद उन्होंने ऊपर की ओर देखा और उसमें ब्रिटेन का झंडा, यूनियन जैक दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, मेरे गरीब देश का कोई नागरिक तो छोड़िए, मैं अपने देश के झंडे के नीचे भी यह सम्मान नहीं ले सका। यह सोचते ही उनके आंखों में आंसू आ गए और रमन कम उम्र में एनी बेसेंट के भाषणों और लेखों से दो चार हो चुके थे और उस पर बेसेंट के भारत प्रेम का प्रभाव भी पड़ा। जर्मनी में 1927 में जब भौतिकी विश्वकोश लिखा गया तो रमन के वाद्य यंत्रों की भौतिकी पर एक लेख लिखवाया गया। इस भौतिकी कोश में रमन अकेले ही गैर जर्मनी लेखक थे। माने भारत से गैर जर्मनी पूरा एक ही लेखक था। जो भारत से था वो वेंकट रमन जी थे। रमन को भारत रत्न और लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला है। दूसरे हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय 1861 में बंगाल में पैदा हुए। 82 वर्ष की उम्र में 1944 में कोलकाता भारत में उनका स्वर्गवास हुआ। क्षेत्र रसायन विज्ञान था। अनुसंधान पारद नाइट्रेट नामक यौगिक पे काम किया। उनके अथक प्रयासों को देखकर किसी ने सच ही कहा था कि महात्मा गांधी कहते थे कि 2 प्रफुल्ल चंद्र और उत्पन्न कर सकते तो भारत को स्वराज शीघ्र ही मिल जाता। इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। भारत के एक महान वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय भारत के महान रासायनिक शास्त्री रहे और प्रफुल्ल महात्मा गांधी को बहुत प्रभावित किया था इनने। यह अक्सर युवाओं और छात्रों को अपने उदाहरण दिया करते थे। गांधी उनकी वेशभूषा देखकर कहते थे कि सादगी भरे इंसान को देखकर लगता नहीं कि इतना बड़ा महान वैज्ञानिक होगा। उन्हें देश की आजादी को हमेशा विज्ञान से ऊपर रखा। उनका मानना था कि विज्ञान मानव जगत की सेवा के लिए है और उनकी राह राजनीतिक स्वतंत्रता से होकर जाती है, वरना विज्ञान का फायदा देशवासियों को न मिलकर उन पर राज करने वाले ब्रिटिश शासकों को मिलेगा। वह अपने छात्रों को अक्सर कहते थे विज्ञान प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन स्वराज नहीं। अकेला साहब ने भी आपको ये बताया था। अत्यंत मेधावी और एडिनबरा यूनिवर्सिटी से पढ़े राय को शिक्षा सेवा में अंग्रेजों के भेदभाव के कारण जगह नहीं दी गई। प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी इन्हें काफी कम वेतन मिलता था। उनने इसके खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों ने ताना दिया कि आप इतने मेधावी हैं तो अपना शोध क्यों नहीं कर लेते। इसके बाद उन्होंने अपने कमरे में ही प्रयोगशाला बना डाली। आज वो प्रयोगशाला बंगाल केमिकल के नाम से जाना जाता है। एक ही कारण है उनने अपना पूरा जीवन बिता दिया। विज्ञान की सेवा के दौरान उन्हें शादी तक करने का समय नहीं मिला। वह रसायन के साथ ही इतिहास के अध्येता थे और उन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक विश्व विख्यात किताब लिखी। बंगाल में 1922
के अकाल में उन्होंने चंदा कर 3 लाख रुपए जमा किए थे। उस जमाने में कहा जाता था कि अगर गांधी के पास 2 प्रफुल्ल और होते तो स्वराज जल्दी मिल जाता। मैं इस कड़ी में आगे मेघनाथ साहा का नाम लेना चाहूंगा। इनका जन्म 1983 में ढाका में हुआ था, वर्तमान में बांग्लादेश है। भैया बस 62 वर्ष की उम्र में 1956 में इनका स्वर्गवास हुआ। क्षेत्र भौतिकी संस्थान भौतिकी का था। भौतिकी संस्थान इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े थे। ढाका कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय, और उन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया। अंग्रेज सरकार ने वर्ष 1905 में बंगाल के आंदोलन को तोड़ने के लिए जब इस राज्य का विभाजन किया तो समुचे मेघनाथ भी इससे अछूते नहीं रहे थे। मेघनाथ साहा एक खगोलिक शास्त्री थे। मैं ये सब इन लोगों का इसलिए एक इनकी जीवनी के रूप में, इनकी कहानी के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि मेघनाथ साहा एक खगोलिक शास्त्री थे और साहा समीकरण का सिद्धांत दिया जिन्होंने, जो तारों की गति, उम्र, उनके रासायनिक प्रतिक्रियाओं और दूसरी गणनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। मेघनाथ साहा काफी गरीब पृष्ठभूमि से आते थे। आप सबको बताना चाहूंगा, प्राइमरी की पढ़ाई के लिए उन्हें घर से दूर जाना पड़ा। उनके पास उस जमाने में रहने, खाने, पढ़ाई तक के पैसे नहीं थे। बहुत गरीब परिवार से थे कि उनके मन में पढ़ाई की ऐसी लगन थी कि घर पर रहकर जानवरों को चारा देते, नहलाते, दूध निकालते, बचे हुए समय में पढ़ाई करते। मेधावी होने के वजह से उन्हें स्कूल में छात्रवृत्ति मिल जाती थी, जिससे उनका पढ़ाई का खर्च निकल जाता था। आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वह 5वीं कक्षा में पूरे ढाका जिले में प्रथम आए थे और उन्हें आगे की पढ़ाई की छात्रवृत्ति मिल गई थी। एक दिन एक बहुत हार्ट टचिंग है, आप जरूर इस पर ध्यान दीजिए। एक दिन उनके स्कूल में गवर्नर बेनफील्ड फुलर का दौरा हुआ। गवर्नर जब स्कूल में आते थे तो सभी को सख्त ताकीद किया जाता था कि हर बच्चे कपड़े धोकर, साफ पहनकर यूनिफॉर्म में आए। फुलर आए तो उन्होंने देखा कि मेघनाथ साहा के पैर में जूते नहीं थे। गरीब मेघनाथ के जूते न पहनने को गवर्नर का अपमान समझा गया। ऐसा समझा गया कि इनने ये जानबूझकर ऐसी हरकत की गई, लेकिन हकीकत यह थी कि मेघनाथ के पास जूते ही नहीं थे। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, छात्रवृत्ति भी रोक दी गई। लेकिन हुनर अपना रास्ता तलाश ही लेता है। मेघनाथ का तब तक इतना नाम हो चुका था कि उन्हें दूसरे स्कूल ने अपने यहाँ पढ़ने का न्योता दिया और साथ में छात्रवृत्ति भी दी। इस कड़ी में आगे जगदीश चंद्र बसु का नाम लेना चाहूंगा। 1858 में बंगाल में पैदा हुए। मृत्यु बंगाल प्रेसिडेंसी गिरिडीह में हुई उनकी। क्षेत्र भौतिकी, जीव भौतिकी में इन्हें काम किया और शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय, क्राइस्ट महाविद्यालय, कैम्ब्रिज विद्यालय और लंदन विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा प्राप्त की और प्रसिद्ध मिलीमीटर तरंगे रेडियो कैस्कोग्राफ के बारे में इन्हें शोध किया। जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानना चाहेंगे तो भौतिकी, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में गहन अध्येता थे। रेडियो तरंगों के साथ ही उनकी पेड़ पौधों और भौतिकी के क्षेत्र में भी कई मौलिक खोजें की गई। बताना जरूरी है कि सबसे पहले बसु साहब जो थे वो पेटेंट सिस्टम के खिलाफ थे, ताकि वैज्ञानिक प्रयोग आम जन के काम आ सके। जगदीश चंद्र बसु का नाम देश के सर्वाधिक चर्चित वैज्ञानिकों में शुमार किया गया। उन्होंने ही अपनी पहली बार दुनिया को यह बताया था कि पेड़ पौधों में जान होती है। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ के ही वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक ने दुनिया को बताया कि पेड़ पौधों में जान होती है और वे सुख व दुख का अनुभव कर सकते हैं। जगदीश चंद्र बसु साहब उच्च शिक्षित बंगाली परिवार से आते थे। पिता उनके शासनकाल में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। वह अंग्रेजी भाषा का महत्व जरूर जानते थे।
लेकिन उन्होंने तय किया कि जब जगदीश जी की शुरुआती बंगला भाषा में ही की जाए। मैंने पढ़ाई उनकी शुरू, ये अकेला साहब ने भी बताया आपको कि जगदीश जी की शुरुआती पढ़ाई बंगला भाषा में कराई गई, सो दैट उनको ये पता चले कि हमारे देश की भाषा क्या है, देश का हमारा कल्चर क्या है। अत्यंत बेगावी होने के बावजूद उस समय सिविल सेवा सर्विस में इसलिए नहीं गए कि उन्हें अंग्रेजों के आदेशों को मानकर अपने ही देशवासियों पर ज्यादती करनी पड़ेगी। आज की तारीख में कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इतने मेधावी थे कि वो सिविल सर्विस में जाके उस समय के कलेक्टर बन सकते थे, लेकिन उनने इस चीज को नहीं अपनाया और उनने इसके बजाय उन्होंने उच्च शिक्षा सेवा की जाने की राह चुनी। उस समय उच्च शिक्षा सेवा में एक ही पद पर भारतीयों को अंग्रेजों की तुलना में 1/3 वेतन मिलता था। ये अकेला साहब ने भी आपको बताया। हमारे वाइस चांसलर सर कुलगुरु साहब ने भी यही बताया कि हमारे एक ही पद पर रह के अंग्रेजों को जो वेतन मिलता था उसका 1/3 वेतन हिंदुस्तानियों को मिलता था। बसु ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और अपने अधिकारियों को इस बारे में लिखा। लोगों ने उनसे कहा कि कुछ बदलाव नहीं होगा। कई लोगों ने उन्हें सलाह दी कि जिद छोड़ दें, लेकिन बसु ने इस सिस्टम में बदलाव लाने की ठान ली थी। उन्हें बिना वेतन काम करते हुए 3 साल हो गए थे। आखिरकार अंग्रेजों को उनकी न्यायिक जिद के आगे झुकना पड़ा और उनकी मांगे मान ली गई। 3 साल का पूरा वेतन अंग्रेज सरकार को एक साथ देना पड़ा। इस कड़ी में अन्ना मणि के बारे में बोलना चाहूंगा। 1918 में इनका जन्म हुआ और 2001 तक ये जीवित रही। इनने सेवा प्रदान करी। अन्ना मणि एक भौतिकी और मौसम वैज्ञानिक थी। वह केरल के एक संभ्रांत ईसाई परिवार से आती थी। वह केरल में अछूतों के अधिकार के लिए चले वाइकोम आंदोलन से काफी प्रभावित हुई। उस पर आजादी के आंदोलन का भी काफी प्रभाव था। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने अपने खादी के कपड़े ही पहने। आप देख सकते हैं अन्ना मणि ने पूरे जीवन पर्यंत अपने कपड़े खादी के ही रखे। वह पढ़ने में इतनी धुरी थी कि उन्होंने केवल 8 साल की स्कूल की लाइब्रेरी की सभी किताबें पढ़ ली थी। उनके घर में रिवाज था कि 8वें जन्मदिन पर हीरे के कर्णफूल या इयररिंग दी जाती है। आशिता, मेरा आवाज आ रही है? Yes sir, you are perfectly audible. जी, तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि यह उनके घर में एक बहुत बड़ा रिवाज था कि अगर 8 साल की बच्ची हो जाती है तो उसे एक डायमंड के मीन्स हीरे के इयररिंग दिए जाते थे। जब उनके पिता ने उनसे ये पूछा कि जवाब मांगा कि उन्हें ये गिफ्ट चाहिए, तो उनने इस गिफ्ट के लिए मना कर दिया। घर वालों ने आश्चर्य के साथ पूछा तो फिर क्या चाहिए? तो अन्ना मणि ने जवाब दिया उन्हें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका चाहिए, विश्वकोश चाहिए। उस जमाने में उसके लिए इसे लंदन से मंगाया गया। 8 वर्ष की साल की उम्र में उन्हें इस विश्वकोश के बारे में जानकारी थी। अन्ना मणि ने 12 साल की उम्र में अपने स्कूल की लाइब्रेरी की सभी अंग्रेजी किताब को पढ़ ली थी। बाद में उन्होंने मौसम वैज्ञानिक बनकर देश के लिए 100 से ज्यादा उपकरण बनाए। और आज जो हमारे मौसम विज्ञान इतना हमारा ऊंचाइयों पर पहुंच गया है जिसके मौसम की सटीक गणना अनुमान लगाया जाता है। यह हमारी प्रसिद्ध वैज्ञानिक और अन्ना मणि जी की देन है। भारतीय मौसम विज्ञान की आधुनिकता उनकी ही देन है। यही नहीं, अन्ना मणि दुनिया की पहली वैज्ञानिक थी जिन्होंने ओजोन परत की चर्चा की। आज इसी परत को देखकर वायुमंडल में कई तरह के अध्ययन होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ओजोन परत पे पूरी दुनिया काम कर रही है। ओजोन परत का जो है वो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे मौसम विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पे कितना शोध हो रहा है। और आज हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे देश की वैज्ञानिक अन्ना मणि जी ने ओजोन परत की चर्चा पूरे विश्व के सामने पहली बार करी। इस कड़ी में सत्येंद्र नाथ बोस साहब 1894 में कलकत्ता, भारत में जन्म हुआ। क्षेत्र भौतिकी विज्ञान और शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से की। अनुसंधान
बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, बोस आइंस्टीन संगणक, बोस संस्थान बोसान पे काम किया। सत्येंद्र नाथ बोस साहब ने 1915 में एमएससी गणित में परीक्षा प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम आकर उत्तीर्ण की। आप सबको बताना चाहूंगा कि कॉलेज के प्रिंसिपल सर आशुतोष मुखर्जी उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस को प्राध्यापक के पद पर नियुक्त कर लिया। उन्होंने सन 1916 में से लेकर 1921 तक पद पर कार्य किया और विश्वविद्यालय में भौतिकी विज्ञान रीडर के तौर पर शामिल हुए। सत्येंद्र नाथ बोस ने ब्लैक्स लॉ एंड लाइट क्वांटम नाम का एक शोध पत्र लिखा, उनको ब्रिटिश जर्नल में छपने के लिए भेज दिया, जिसे वहां के संपादक मंडल ने अस्वीकृत कर दिया। आप देखिए हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने कितना स्ट्रगल किया उस समय, जो इतनी विषम परिस्थितियों में भी उनने जब जो शोध करके जब जर्नल में पब्लिश करने के लिए भेजा, तो वहां के वैज्ञानिक ब्रिटिश जर्नल के छपने के लिए भेजा, तो उनने संपादक मंडल ने उसे अस्वीकृत कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसे सीधे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन को भेज दिया। उनकी हिम्मत इतनी थी, उनको अपने कार्य पे इतना कॉन्फिडेंस था कि उनने इस शोध पत्र को डायरेक्ट आइंस्टाइन को भेज दिया। आइंस्टाइन ने इसके अहमियत को समझा और कहा कि यह पत्र गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है, और उसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। जीट फॉर फिजिक्स नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया। इसके बाद वह आइंस्टाइन उनसे इतने प्रभावित हुए कि इसके बाद दोनों महान वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांतों पर साथ कार्य किया। तो आप ये सोचिए कि उस समय की हमारी आजादी की सत्ता संग्राम की लड़ाई में हमारे वैज्ञानिकों ने उस समय विषम परिस्थितियों में इतना कार्य किया, जिसको पूरे विश्व ने सराहा। इस कड़ी में आगे आते हैं शांति स्वरूप भटनागर साहब। जन्म 21 फरवरी 1896 शाहपुर, ये शाहपुर आज पाकिस्तान में है। मृत्यु इनकी स्वर्गवास इनका 1955 में 60 की उम्र में नई दिल्ली भारत में हुआ। क्षेत्र रसायन शास्त्र संस्थान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत। आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये हमारे CSIR का गठन इनने किया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम उल्लेखनीय इनका है सम्मान, इन्हें पद्म विभूषण से 1954 में सराहा गया। नाइटहुड OBE पुरस्कार से 1936 में दिया गया था। नाइटहुड पुरस्कार 1941 में मिला। सर शांति स्वरूप भटनागर जाने माने भारतीय वैज्ञानिक थे और उनका जन्म शाहपुर पाकिस्तान में हुआ, और जब वे केवल 8 महीने के थे तो पिता परमेश्वरी साहा भटनागर की मृत्यु तब हो गई। 8 महीने की आयु में उनने अपने पिता को खो दिया था। उनका बचपन अपने ननिहाल में बीता। उनके नाना एक इंजीनियर थे और उन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में रुचि थी। उन्हें यांत्रिकी, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक बैटरियां और तार युक्त टेलीफोन बनाने का शौक रहा। भारत में स्नातकोत्तर डिग्री पूर्ण करने के उपरांत शोध फेलोशिप पर इंग्लैंड गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से 1921 में रसायन शास्त्र में प्रोफेसर फ्रेडरिक जी डोड्रॉन की देखरेख में विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वैज्ञानिक प्रसार के प्रबल समर्थक थे और भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR, जिसमें आज मुझे सौभाग्य है कि मैं उसमें ही CSIR का एक वैज्ञानिक हूँ, तो हमारे CSIR की स्थापना श्री शांति स्वरूप भटनागर साहब ने की और श्री भटनागर जी की अध्यक्षता में की गई, और उन्हें इस CSIR का प्रथम महानिदेशक बनाया गया। वो हमारे पहले DG हुए। इस कड़ी में हम होमी जहांगीर भाभा साहब को याद करेंगे। 1909 में मुंबई में जन्म हुआ और 1966 में फ्रांस में एक दुर्घटना में इनका स्वर्गवास हुआ। परमाणु वैज्ञानिक संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, टाटा मूल अनुसंधान संस्थान, परमाणु ऊर्जा आयोग इनके क्षेत्र थे। शिक्षा इनकी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, डॉक्टरी सलाहकार पॉल
राल्फ एम फॉलोअर डॉक्टरी भी इनने बाहर से करी और प्रसिद्ध भाभा स्कैटरिंग पे काम किया। इनके बारे में बताना चाहूंगा, भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा मुंबई में जन्म होकर एक समृद्ध पारसी परिवार के हुआ था इनका जन्म। उन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने देश के परमाणु कार्यक्रम के भावी स्वरूप की मजबूत नींव रखी, जिसके चलते भारत आज विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा है। उन्होंने JRD टाटा की मदद से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना 1945 में की और उसी का उन्हें निदेशक बना दिया गया। देश के आजाद होने के बाद उन्होंने दुनिया भर में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों से भारत लौटने की अपील की। उन्हें आह्वान किया कि आप लोग सब बाहर काम कर रहे हैं, आप अपने देश लौट के आ जाएं और यहाँ काम करें। वर्ष 1948 में डॉक्टर भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें बहुत बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। आज हमारा BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का बॉम्बे में है, वह भी उन्हीं की देन है। इसके बाद कड़ी में मैं बोलना चाहूंगा विक्रम अंबालाल साराभाई साहब का। ये विक्रम साराभाई साहब जो थे, ये 1919 में अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। 52 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास केरल में हुआ। भौतिकी में क्षेत्र था इनका। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, परमाणु ऊर्जा आयोग और पे इनमें इनका क्षेत्र काम का था। शिक्षा इनके गुजरात कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इनने PhD करी और भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इन्हीं की देन है। भारत का परमाणु कार्यक्रम उल्लेखनीय है। इन्हें पद्म भूषण 1966 में और पद्म विभूषण 1972 में दिया गया। इनके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। विक्रम अंबालाल साराभाई भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह भी कहा जाता है। इसमें वैज्ञानिक, प्रवर्तक, उद्योगपति तथा दिव्य दर्शनार्थ के विरल गुण थे। 1947 में उन्हें विद्या वाचस्पति PhD की शिक्षा पूर्ण की थी। घर वापस आने के बाद 1947 नवंबर में अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की उन्होंने। उनके माता पिता के द्वारा स्थापित अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी MG विज्ञान संस्थान के कुछ कमरों में प्रयोगशाला को स्थापित किया। तदंतर वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR तथा परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा समर्थन भी मिला इस प्रयोगशाला को। विमान दुर्घटना में, मैं जैसा कह रहा था, विमान दुर्घटना में होमी जहांगीर भाभा के अकालिक मृत्यु के बाद विक्रम साराभाई ने मई 1966 में परमाणु ऊर्जा आयोग की अध्यक्ष पद को संभाल लिया था। वे हमेशा से यह चाहते थे कि विज्ञान को प्रायोगिक उपयोग आम आदमी तक पहुंच सके। उन्होंने राष्ट्र के वास्तविक संसाधन की तकनीकी तथा आर्थिक मूल्यांकनों के आधार पर देश की समस्याओं के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के सक्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की, जो आज पूरे विश्व में विख्यात है। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पदक प्राप्त किया। राष्ट्र ने वर्ष 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में पद्म विभूषण मरणोपरांत सम्मानित किया गया। विक्रम साराभाई की मृत्यु 1971 में निद्रावस्था में हो गई। इन सबके मैंने आजादी के समय भी, हमने आजादी प्राप्त करने के समय भी और आजादी के उपरांत भी हमारे देश का नाम ऊंचा रखने में इन बड़े बड़े वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है। इस कड़ी में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब का बोलना चाहूंगा। लाहौर 2010 में लाहौर में पैदा हुए और 84 वर्ष की उम्र में शिकागो में इनका स्वर्गवास हुआ। खगोल शास्त्र संस्थान, शिकागो विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्हें क्षेत्र में कार्य किया और कैम्ब्रिज से पढ़े थे ये।
और सम्मान नोबेल पुरस्कार भौतिकी का 1983 में इन्हें मिला, कापले पदक 84 में मिला, नेशनल मेडल फॉर साइंस 1966 में मिला और पद्म विभूषण 1968 में मिला। डॉक्टर सुब्रमण्यम लाहौर में पैदा तो हुए थे, वो उनकी प्रारंभिक शिक्षा मद्रास में हुई थी। 18 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर का पहला शोध पत्र इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स का में प्रकाशित हुआ। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि लेने तक उनने कई शोध पत्र निकाल दिए थे। इसमें एक प्रेसिडेंसी ऑफ द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था, जो इतनी कम उम्र में प्रकाशित करने वाले व्यक्ति के गौरव की बात थी। 24 वर्ष की अल्पायु में 1934 में ही उन्होंने तारों को गिनने और लुप्त होने की अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा सुलझा ली थी। कुछ ही समय बाद 11 जनवरी 1935 को लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बैठक में उन्होंने अपना मौलिक शोध पत्र भी प्रस्तुत किया। सफेद बौने तारे यानी व्हाइट ड्वार्फ तारे एक निश्चित द्रव्यमान यानी डेफिनेट मास प्राप्त करने के बाद अपने भार और वृद्धि नहीं कर सकते, यह इन्हें बताया और अंततः वे ब्लैक होल बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य से 1.4 गुना होता है, वे अंततः सिकुड़कर बहुत भारी हो जाएंगे। ऑक्सफोर्ड में उनके गुरु सर आर्थर एडिंगटन ने उनके इस शोध को प्रथम दृष्टि में अस्वीकार नहीं किया, उनकी खिल्ली उड़ाई, पर वे हार नहीं माने। उन्हें पुनः शोध किया और अनेकों पेपर पब्लिश किए और उन्हें पूरे विश्व ने सराहा गया। इसमें पीसी महालनोबिस का नाम लूंगा। 1893 में कलकत्ता में पैदा हुए और 1972 में कलकत्ता में ही इनका स्वर्गवास हुआ। क्षेत्र जो थे इनके संस्थान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी इनने और शिक्षा कलकत्ता यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की और सम्मान इन्हें प्रसिद्ध महाबोलिस दूरी उल्लेखनीय है इनकी। यह सम्मान बेल्टन मेमोरियल प्राइज पद्म विभूषण 1968 में दिया गया। इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये एक महान सांख्यिकीविद थे और इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपने मसौदे के कारण जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नवगठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार भी बने और औद्योगिक उत्पादन की तीव्र प्रवृत्ति एवं के जरिए बेरोजगारी समाप्त करने में सरकार की बहुत प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना का खाका खींचा। महालनोबिस को प्रसिद्ध महालनोबिस दूरी के कारण भी उनके द्वारा सुझाया गया एक सांख्यिकी माप है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की। आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में इस महान वैज्ञानिक ने प्रशांत चंद्र महाबोलिस ने उल्लेखनीय योगदान दिया और भारत सरकार ने उनका जन्म दिवस 19 जून को हर वर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्धारण में प्रोफेसर महालनोबिस की भूमिका के बारे में जनता में विशेषकर युवा पीढ़ी में जागरूकता जगाना तथा उन्हें प्रेरित करना है। और हमें इस दिन को यानी 29 जून को हर साल हमारे देश में सांख्यिकी दिवस उन्हीं के याद में मनाया जाता है। अब मैंने हो सकता है मेरे से कुछ वैज्ञानिक हमारे छूट गए हों, पर जितना मैं अल्प समय में जो एकत्रित कर पाया मैंने आपको इन महान वैज्ञानिकों के बारे में बताया। अब मैं हमारे CSIR का 1, 2 या 3 स्लाइड में कुछ जो आज हमारे स्वतंत्रता के इतने 80 वर्ष के बाद हमारा मध्य प्रदेश के वैज्ञानिक हम लोग CSIR में क्या छोटा सा क्या कार्य नया किया है उसके बारे में बताना चाहूंगा। मैंने मेरे मेंटर प्रोफेसर अवनीश कुमार श्रीवास्तव साहब की मेंटरशिप में एक सेंटर फॉर एडवांस रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोपॉलिमर मटेरियल्स इस CSIR एमपी संस्थान में इसको स्थापित किया है। गर्व की बात यह है कि हमें ये चांस मिला मध्य प्रदेश में इस बड़े संस्थान को स्थापित करने का।
ये मुझे DST CSIR के एक प्रोजेक्ट अप स्केलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग एडवांस नॉन टॉक्सिक रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल्स फॉर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यूटिलाइजिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये इस प्रोजेक्ट के तहत ये सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया। ये सेंटर CSIR एमपी संस्थान की परिसर में ही है और ये अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है। इसका मुझे 22 मार्च 2021 को मुझे इसका विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। और मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि यह सेंटर जो है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि अप स्केलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोपॉलीमेरिक मटेरियल्स यूटिलाइजिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एक्सटेंडिंग टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू इंडियन इंडस्ट्रीज एंड स्पेशली फॉर इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। तो इस सेंटर को हमारे माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, जो तब द देन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSIR ने इस सेंटर का उद्घाटन किया 13 मार्च 2021 को। और यह सेंटर विशेषकर रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल्स के ऊपर काम और जियोपॉलीमेरिक मटेरियल्स के ऊपर काम कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा, आपको गर्व की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी काम कर रहे हैं और अभी हमारे नए न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारे मध्य प्रदेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहा है छुटका विलेज में, ये जबलपुर के पास में। और बताना चाहूँगा कि हमारा रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल, माने आज की तारीख में पूरे विश्व में रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल जो जाना जाता है वो लेड। अगर हम ये बोला, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन और गामा रेस जब निकलती हैं तो अल्फा रेस तो एक पेपर से रुक जाती है, बीटा रेस हमारे हाथ, अगर हथेली रखे तो हथेली को भी पार कर जाती है, कोई मेटल रोक सकता है। लेकिन न्यूट्रॉन रोकने के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। और गामा रेस जो होती है वो सिंपल कंक्रीट को भी पार कर जाती है और सिर्फ लेड ही ऐसी चीज है जिससे हम रोक सकते हैं। अब लेड जो होता है वो एक तरह से कार्सिनोजेनिक मटेरियल है, इट्स अ हैजार्डस मटेरियल। तो उसका पूरे विश्व में आज लेड से रोका जाता है, या कंक्रीट जो बनाई जाती है वो हेमेटाइट ओर से बनाई जाती है। तो हमारी जो शील्ड, आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट देखे होंगे तो उसकी जो कंक्रीट होती है वो 3 मीटर की होती है। 3 मीटर माने करीब 10 फीट चौड़ी वॉल होती है और वो भी हेवी कंक्रीट से बनाई जाती है, जो हेमेटाइट ओर से बनाई जाती है। हेमेटाइट ओर अयस्क हमारे एक नेचुरल अयस्क होता है। चूंकि वो अयस्क है तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कम होती है, इसके कारण उसको यूज करना या उसको ह्यूज क्वांटिटी में उसका मिलना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मुझसे एक प्रॉब्लम रखा था कि क्या हम इस हेमेटाइट ओर अयस्क को जो हम यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगता है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मैंने टास्क लिया सर। 2007 से आज करीब 14 वर्ष से मैं इस कार्य में कार्य कर रहा हूं और इस कार्य से हमने पूरा डेटा निकाला। उसके बाद इसका हेमेटाइट ओर का एक रिप्लेसमेंट डेवलप किया कि जो हमें अगर इतना अयस्क लग रहा है, आप देख सकते हैं डिमांड ऑफ हेमेटाइट ओर 2.2 मिलियन टन्स लगना है अभी हमें, तो उसका हमने तोड़ निकाला और हमने अपने यहाँ रेडमड, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का एक वेस्ट होता है रेडमड, जो अबंडेंटली 9 मिलियन टन पर ईयर हमारे हिंदुस्तान में निकलता है। और ये इतना ज्यादा अल्कलाइन होता है कि इसके ऊपर एक घास का तिनका भी नहीं उग सकता। ये इसी कारण आज इसके जितने एल्यूमिनियम प्लांट है ये रोज करीब 500 से 700 टन रेडमड निकालते रहते हैं और रेडमड का कोई यूज नहीं है आज की तारीख में। इस रेडमड से हमने एक सिंथेटिक गिट्टी का आविष्कार किया और इस गिट्टी को यूज करके एक रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट डेवलप करी और हेमेटाइट ओर कंक्रीट एज अ रेफरेंस कंक्रीट बनाई। इसको जब हमने पार्क में गामा रेडिएशन के लिए टेस्ट किया तो मैं
आपको इट्स प्राउड फॉर अस कि हमारे संस्थान का जो काम था उससे हम 12% ज्यादा गामा रेस को रोक पाए, और गामा रेस में भी सीजियम 137 और कोबाल्ट 60 जैसे हाई एनर्जी गामा रेस को हम 10 से 12% ज्यादा रोक पाए। तो इसका अपस्केलिंग का कार्य हमें डीएसटी ने दिया। मैंने यहाँ अपने सेंटर पे करीब करीब 4 से 5 टन ये एग्रीगेट बनाया, और आज अब इस पे और कार्य चल रहा है कि ये अब इसका इंडस्ट्रियल ट्रायल होना है, और हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम ऐसा शोध करके हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हम सिंथेटिक एग्रीगेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसकी आगे जाके इसकी इंडस्ट्री लग सकती है, जिससे ये सिंथेटिक गिट्टी पूरे हमारे हिंदुस्तान में जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसमें जहां भी हेवी डेंसिटी कंक्रीट बननी है तो उसमें ये लग सके। इसी के साथ में मैंने अभी ये जो कंक्रीट बनाया था वो सीमेंट कंक्रीट बनाया था, पर इसके पैरेलल मैंने एक और कार्य किया कि जो सीमेंट मुक्त कंक्रीट डेवलप किया है, जो फ्लाई ऐश बेस्ड कंक्रीट था, जो इसके ऊपर हमारे संस्थान को मुझे 3 यूएस पेटेंट ग्रांट हुए, और इससे मैंने एम्स भोपाल में भी एक रोड का निर्माण किया है, और इसकी स्ट्रेंथ करीब 25% हमारी सीमेंट कंक्रीट से ज्यादा मिलती है। और सबसे बड़ी खूबी है कि इस जियोपॉलीमर कंक्रीट में पानी की क्यूरिंग की कोई जरूरत नहीं, पानी की तराई की कोई जरूरत नहीं, सूखते इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। इसकी टेक्नोलॉजी मैंने जेएसपीएल रायगढ़ को 1913 में 2013 में मैंने इसको ट्रांसफर की थी, और जेएमआर इंडस्ट्रीज विदिशा को 2019 में हमने इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया है। और मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो जियोपॉलीमर कंक्रीट है, इस मैट्रिक्स को भी मैंने उस सिंथेटिक एग्रीगेट के साथ यूज किया, और उसका भी रेडिएशन एटेन्यूएशन 10 से 12% ज्यादा आया। तो हमारे अब इस पे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में इसकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए हमारा ये सेंटर काम कर रहा है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीआरडीओ ने अपने मिसाइल लॉन्चिंग पैड या एयरफील्ड रनवे के लिए इसको डेवलप करने के लिए मुझे आग्रह किया है। मेडिकल सेक्टर में हम सिटी स्कैनर रूम, एक्सरे रूम, रेडियोग्राफी रूम बना सकते हैं इससे। सोसाइटल सेक्टर के लिए रिजिड पेवमेंट रोड्स इस कंक्रीट से बना सकते हैं, जियोपॉलीमर कंक्रीट से। और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ये है कि 1 टन सीमेंट बनता है तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और ये कंक्रीट जब हम बनाते हैं तो ये अराउंड 80% कार्बन डाइऑक्साइड कम जनरेट करता है। तो हम कार्बन क्रेडिट भी मिलता है इससे, और ये इसीलिए इको फ्रेंडली कंक्रीट है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इससे हम अब भविष्य का कंक्रीट है, ये जियोपॉलीमर कंक्रीट से स्ट्रक्चर्स बनाने का हमारा प्लान है। बंकर्स फॉर डीआरडीओ मिस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, माने हमारे हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्टर को हम बंकर प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसरो में जमा किया है, मिसाइल लॉन्चिंग पैड, हाई थर्मल रेजिस्टेंट कंक्रीट फॉर मिसाइल लॉन्चिंग पैड। इसरो ने गगनयान मिशन के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट मांगा था। मेरे अंडर में 2 पीएचडी स्टूडेंट इस पे काम कर रहे हैं, और हम आगे जाके, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, एक बार मिसाइल लॉन्चिंग होने के बाद में 1 करोड़ का मिसाइल लॉन्चिंग पैड खराब हो जाता है। तो इसरो ने ये एक्सप्रेशन दिया कि क्या हम ऐसी कोई कंक्रीट डेवलप कर सकते हैं जो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो सकती है। तो इस पे भी हमारा ये सेंटर कार्य कर रहा है। और डेवलपमेंट ऑफ प्री स्ट्रेस जियोपॉलीमर कंक्रीट रेलवे स्लीपर्स, ये भी एक बहुत बड़ा रेलवे का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है कि क्या हम इसके ऐसे स्लीपर बना सकते हैं। तो इस पे भी आगे कार्य होगा। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक और टास्क दिया है हमें कि हम क्या इससे रनवे बना सकते हैं, क्या हम इसको रनवे को
पैचवर्क करके रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सीमेंट कंक्रीट से अगर हम रनवे को रिपेयर करते हैं तो 28 दिन का समय स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में लगता है, पर रनवे को रिपेयर अगर इस कंक्रीट से किया जाए तो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, 28 मिनट में 28 डेज स्ट्रेंथ हम अचीव कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, पिछले वीक में प्रोफेसर भदौरिया सर अभी हमारे संस्थान में आए थे और उनने हमारे डायरेक्टर साहब के साथ में एक मीटिंग भी की है, और हम RGPV और CSIR एमपी का ये सेंटर फॉर एडवांस रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोपॉलिमर मटेरियल्स, इस दोनों मिलके और इस जियोपॉलिमर कंक्रीट में हम आगे शोध करेंगे, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में हम कार्य करेंगे। यही मेरे उद्बोधन इसी के साथ बल्क यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट पे हमारा जो मिशन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मिशन क्लीन इंडिया, मिशन मेक इन इंडिया, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो न्यूक्लियर रेडिएशंस या इसके जो कार्य होते हैं ये फॉरेन कंट्रीज हमसे शेयर नहीं करती, हमें खुद अपना इंडिजीनियस ये कार्य करना पड़ता है। हम जो भी न्यूक्लियर रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल बनाते हैं वो हमें खुद डेवलप करना पड़ते हैं, तो इसमें हम बहुत सारे पेटेंट भी शेयर नहीं होते हैं। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने हिंदुस्तान में ही करना है। तो मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा, कुलगुरु साहब का आशीर्वाद चाहूंगा, भदौरिया साहब का आशीर्वाद चाहूंगा कि इस संस्थान को मैं आगे ले जा सकूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुदगल सर। मैं आपकी आभारी हूँ कि आज आपने हम सभी शिक्षकगण एवं छात्रों को वैज्ञानिकों के सहयोग से अवगत कराया। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए समापन टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु आदरणीय डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया सर, संचालक UIT RGPV भोपाल को आमंत्रित करना चाहूंगी। भारतवर्ष के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष अर्शिता सर की आवाज म्यूट हो गई है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। भदौरिया सर प्लीज अनम्यूट योर माइक। हाँ, अभी आ रही है आवाज? यस सर। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में माननीय गांधी जी और लाल बहादुर जन्म तिथि के इस अवसर पर इस आयोजित कार्यक्रम में मैं माननीय वाइस चांसलर महोदय प्रोफेसर सुनील कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर मनीष मुदगल जी, हमारे सहयोगी डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी, सभी सहयोगी एवं छात्रों का स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गांधी जी की प्रेरणा और लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणा और ही रेलेवेंट हो जाती है। लेकिन इस अवसर पर जो आज का जो टॉपिक रखा है, स्वतंत्रता संग्राम में वैज्ञानिकों का उनकी भागीदारी, इस पर चर्चा करने के लिए शायद इस अवसर पर इस साजिश का सुसंगत टॉपिक नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आज इन दो महान विभूतियों का जन्मदिन है। हम सब लोग जानते हैं कि वो अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सरलता, सहजता और शुचिता के लिए जाने जाते रहे हैं।
साथ ही 75 वर्ष हो जाने के बाद हमारे इस स्वतंत्रता के संघर्ष को याद करने का समय है। और हम लोग चूंकि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में काम करते हैं, इस कारण हमने एक विशेष क्षेत्र चुना है। वैसे तो ये स्वतंत्रता का जो संघर्ष समाज के हर वर्ग ने लड़ा था, लेकिन वैज्ञानिकों का भी जो उसमें अहम भूमिका रही है। जैसा कि स्वाभाविक है, वैज्ञानिकों की भूमिका एक राजनीतिक आंदोलन की तरह नहीं होती है, जहां पर हजारों और लाखों लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर इसी कारण से वह इतिहास में एक अपना उचित दर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण से सामान्य तौर पर उनके इस वैज्ञानिकों के इस रोल को नगण्य मान लिया जाता है। लेकिन वैज्ञानिक होने के नाते वह देश के नागरिक थे, और निश्चित तौर पर उनके मन में भी सम्मान, देश के प्रति उनका जो एक सम्मान और देश के प्रति प्यार, एक उनके मन में भी एक राष्ट्रीयता की भावना थी। तो जितने भी वैज्ञानिक हुए, और उन्होंने सभी ने अपने अपने स्तर पर एक स्वतंत्रता में एक अपनी सहभागिता की। हम सब लोग जानते हैं कि हमने अंग्रेजों का पहले लगभग 1000 वर्ष की गुलामी सही थी, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी कई मामलों में अलग थी। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि मूल रूप से ये ईस्ट इंडिया कंपनी थे, मुख्य रूप से कहना चाहिए कि व्यापारी थे। उनका रोल है वो व्यापारी का ही था। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर जो मैं मानता हूं, आप सब लोगों की नजर में भी आया होगा, कि इन्होंने विज्ञान को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग किया। इसका स्पष्ट उदाहरण मैं आपको कुछ देना चाहूंगा, और इसी कारण से मैं कह सकता हूं कि स्वतंत्रता के इस संग्राम में वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजिस्ट का रोल और अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। 1757 इंडिया कंपनी और यहाँ के नवाब, औध के नवाब के बीच जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया, आप देखेंगे उसके बाद ही, जबकि उनको पूरी तरह से सत्ता प्राप्त नहीं हुई थी, केवल कर और लगान एकत्रित करने का ही मौका मिला था, तभी से उन्होंने ऐसे ऐसे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू कर दिए थे। और इस 1757 के लगभग 10 वर्ष के अंदर उन्होंने सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया का एक ऑफिस बना लिया था। इसके बाद अनेक ऐसे संस्थान उन्होंने, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अनेक ऐसे बहुत सारे, या इस देश में रेल का विकास, ऐसे अनेक उन्होंने जो विज्ञान का उपयोग करके ऐसे संसाधन, इन सब का उद्देश्य ये था कि एक सिस्टमेटिक तरीके से इस भारतवर्ष में उपलब्ध जो भी रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो भी संसाधन हैं, उनको यहाँ पर लेकर, और अंग्रेजों, ब्रिटेन में उस समय आप सबको जानकारी होगी, याद होगा कि औद्योगिक क्रांति, उसको सफल बनाना, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना और वहां से एक फिनिश प्रोडक्ट प्राप्त करके इस देश को एक तरह से कहिए बाजार के रूप में उपयोग करना। तो निश्चित तौर पर जब यही एक अंग्रेजों ने इसको हथियार के रूप में यूज किया विज्ञान को, तो निश्चित तौर पर वैज्ञानिकों की भूमिका भी अहम हो गई थी। वैज्ञानिकों ने अपने स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में, जिसको कहना चाहिए कि एक तरह से उन्होंने संघर्ष किया, चाहे भारतीय स्वाभिमान को चाहे उस समय जो आर्टिफिशियल पेंडेमिक और जो आए थे उसमें इस नागरिक को मेडिकल सुविधाएं देने की बात हो, चाहे विज्ञान की शिक्षा को इस देश में बढ़ावा देने की बात हो, ऐसे अनेक क्षेत्र थे जिसमें वैज्ञानिकों ने निश्चित तौर पर अपना एक संघर्ष का रोल प्ले किया। जैसा कि माननीय मुदगल जी ने बताया, जितने भी वैज्ञानिक थे, आप नजर डालेंगे सारे के सारे वैज्ञानिक उस समय विदेश में पढ़े थे, जिनके भी हमने यहाँ पर नाम लिए। कारण सीधा था कि भारतवर्ष में विज्ञान की शिक्षा को अंग्रेजों ने बिल्कुल बढ़ावा
और निश्चित तौर पर एक अच्छी तरीके, लेकिन आप ख्याल करेंगे कि राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थे। ये सारे के सारे वैज्ञानिक विदेश में पढ़े और आप ध्यान रखेंगे कि उन्होंने यहाँ पर 18वीं 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के अंत में इन सारे वैज्ञानिकों ने भारतवर्ष की जमीन पर रहकर जो फंडामेंटल रिसर्च की, वो फंडामेंटल रिसर्च उस समय के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली रिसर्च से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं थी। इन वैज्ञानिकों ने ही, चाहे वो महेंद्र लाल सरकार हो, चाहे प्रफुल्ल चंद्र रॉय हो, चाहे भगिनी निवेदिता हो, या जगदीश चंद्र बोस हो, या SN बोस हो, या CV रमन हो, इन सब ने मिलकर केवल स्वयं के अध्ययन के साथ साथ उन्होंने विचार किया कि इस देश में जब तक विज्ञान की शिक्षा नहीं होगी, ये देश कभी भी प्रगति प्राप्त नहीं कर सकता है। आप सबको जानकारी होगी कि सबसे पहले इस विचार से प्रेरित होकर मोहनलाल सरकार ने एक इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस एक नाम की एक संस्था बनाई, और आप ध्यान देंगे उसी संस्था में सारे के सारे रहे हैं, उसी संस्था में पढ़े लिखे उन्होंने यहीं पर काम किया। आप सबको जानकारी होगी कि CV रमन ने को जो नोबेल प्राइज मिला, वो CV रमन ने इसी संस्था में काम करके जहां की स्वदेशी टेक्नोलॉजी और स्वदेशी के स्वयं के द्वारा निर्मित किए गए उपकरणों के माध्यम से ही उन्होंने इस जिसको कहते चाहिए नोबेल प्राइज जीता। निश्चित तौर पर, और यह आज तक आप लोग ध्यान कर सकते हैं, एक और एकमात्र नोबेल प्राइज है जो किसी इस देश के नागरिक ने इस देश की लेबोरेटरी में निर्मित उपकरणों के द्वारा उन्होंने ऐसा कोई इस स्तर का कोई नोबेल प्राइज प्राप्त किया हो। हम लोग जानते हैं हिग्स बोसोन का जो SN बोस, और जैसा कि अभी हमारे साथी ने ये मुदगल साहब ने उल्लेख किया था, उनका रिसर्च आइंस्टीन तक ने एक्सेप्ट किया था और उस बराबर के स्तर का काम हम कहते हैं कि माना जाता था। हम सबको पता है कि JC बोस को उस समय नोबेल प्राइज ना मिला हो, लेकिन लेट 90s में IEEE ने एक्सेप्ट किया है कि यह प्राइज मार्कोनी को ना दिए जाने के बजाय JC बोस को दिया जाना चाहिए था। तो निश्चित तौर पर ये ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप IACS इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस के साथ साथ आपको यह भी संदर्भ याद होगा कि जब शिकागो की यात्रा में विवेकानंद जी जैसी जमशेद जी टाटा जी के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था इस देश में जब तक एक साइंटिफिक संस्था का विकास नहीं करेंगे और निश्चित तौर पर इस देश का विकास नहीं हो सकता, की शिक्षा को हम इस देश में नहीं दे पाएंगे। और उसी चर्चा के आधार पर बाद में भगिनी निवेदिता, JC बोस और ये आशुतोष मुखर्जी, ऐसे अनेक सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर उस ISC बेंगलोर के लिए कितना कंट्रीब्यूशन किया, कितनी मेहनत की। और उस समय की अंग्रेज सरकार ने उस समय की अंग्रेज सरकार में यह ISC बेंगलोर को स्थापित होने के लिए बिल्कुल सहयोग नहीं किया, बल्कि मैं कहूंगा अटकाए। लेकिन उस सब के बावजूद भी उस समय की इस वैज्ञानिक साइंटिफिक फेडरेलिटी ने एक अपने दृढ़ संकल्प के साथ उस समय ISC बेंगलोर की स्थापना की। यही नहीं, केवल वैज्ञानिक एक फंडामेंटल रिसर्च के साथ साथ उस समय के अनेक वैज्ञानिक हैं, आप सबको जानकारी थी है, उनका यह मानना था कि जब तक कि स्वदेशी उद्योग का विकास नहीं हो सकता, तब तक निश्चित तौर पर इस भारतवर्ष की प्रगति नहीं हो सकती। उस संदर्भ में यहाँ पर उल्लेख आया ही है, सबसे पहले बंगाल केमिकल्स जो आज तक भी चल रही है, उस समय की स्थापना की थी। आप सबको जानकारी है ही कि पीस डे के बारे में उस समय की जो ब्रिटिश पुलिस थी, वो उनकी इंटेलिजेंस में यह रिकॉर्ड है कि यह व्यक्ति वैज्ञानिक कम और उनके क्रांतिकारी ज्यादा है। और उन्होंने ये कहा था, उनके रिकॉर्ड में था कि यह वैज्ञानिक के रूप में क्रांतिकारी है, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड्स में कहीं ना कहीं अंकित था। हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों की इस स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका है, यह इसकी तरफ कहीं ना कहीं इंगित करता है। PC रे ने जो क्या हिंदू केमिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री आफ्टर ऑल क्यों लिखी,
एक एक विदेश के वैज्ञानिक ने उनको चर्चा में, बातचीत में ओवर ए कप ऑफ टी यह चैलेंज कर दिया था कि हमारे यहाँ का विज्ञान आपके यहाँ के विज्ञान से कहीं अधिक है और आप को विज्ञान का कोई बैकग्राउंड है। केवल इस कारण इस देश की स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए उन्होंने एंशिएंट टाइम से जो केमिस्ट्री का जो इतिहास था उसको अध्ययन किया और उसको संकलित किया एक पुस्तक के फॉर्म में, और उन्होंने निश्चित तौर पर ये करके दिखाया कि नहीं भाई, हमारे यहाँ का विज्ञान या विज्ञान के क्षेत्र में हम किसी मामले में आपसे कहीं भी कम नहीं है। आप सबने, हम लोग इंजीनियर्स हैं, आपने विश्वेश्वरैया जी के बारे में भी अध्ययन किया होगा। यहाँ पे अभी उल्लेख आया, उन्होंने जो इंडस्ट्री इंक्लूडिंग मैसूर आयरन एंड स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, जिसको या उस समय के आपने देखा होगा सैंडलवुड, ऑयल, सोप और ऑटोमोबाइल्स, ऐसी सारी इंडस्ट्रीज को उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। क्योंकि और ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज आपको जानकारी होनी चाहिए, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं वोकल फॉर लोकल जैसी इंडस्ट्रीज थी। ये उस समय का जो मैसूर आयरन स्टील इंडस्ट्री का निर्माण को स्थापित करते समय ये सारी की सारी इंडस्ट्री आयरन जिसको कहते हैं कोल के द्वारा फायर्ड रहती हैं, लेकिन चूंकि उस क्षेत्र में कोल उपलब्ध नहीं था तो वहां का जो वुड के आधार पर के द्वारा फायर्ड एक नवीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने इस इंडस्ट्री का विकास किया था। और उस समय वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही आया तो रिसेशन का समय प्रारंभ हो गया था, लेकिन उन्होंने एक अपनी कहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के प्रति और अपने मैनेजमेंट को दिखाते हुए उस समय जारी रखा, और आज ये समय है कि 100 वर्ष से अधिक ये इंडस्ट्री चल नहीं। ये इंडस्ट्री में जितनी भी तकनीक और जो मैंने इंडस्ट्री बताई है उनका उपयोग जो किया, वो सारे के सारे IISc बेंगलोर में डेवलप की गई थी। और विश्वेश्वरैया जी कई वर्षों तक IISc बेंगलोर के चेयरमैन थे। तो उस समय का जो आज का जो वोकल फॉर लोकल या इंडस्ट्री एकेडमिया की जो हम बात करते हैं इंटरेक्शन की, वो उस समय 1914 के आसपास, 1916 के आसपास विश्वेश्वरैया जी ने करके दिखाया था, और वो भी ब्रिटिश हुकूमत के इच्छा के विरुद्ध। विश्वेश्वरैया जी की इच्छा थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1943 के आसपास उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उस समय के ब्रिटिश शासन ने उसको उस समय नहीं होने दिया था। तो उनकी ये पॉलिसी थी कि इस तरह की जो स्टेट्स हैं, स्टेट ऑफ मैसूर जैसी स्टेट में, उसमें कोई एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री वो नहीं लगा सकते थे। उनकी इच्छा थी कि ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री में भी होनी चाहिए, और बेंगलोर में। लेकिन उस समय का जो ब्रिटिश हुकूमत ने उसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन कि वो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विकास कर सकें। तो उन्होंने अपने एक मित्र को ये पद्मिनी जो अपनी कार है उसकी इंडस्ट्री बेंगलोर के सराउंडिंग में लगाने का प्रयास किया था। एक बार का प्रसंग है कि जो विश्वेश्वरैया स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, निश्चित तौर पर विश्वेश्वरैया का मानना था कि यदि आप टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तो आप विदेश से लीजिए, लेकिन उसको अडेप्ट कर लीजिए और उसको सीख लीजिए। इसी संदर्भ में जब ब्रिटिश से ब्रिटिश और से ये चल रही थी इंडस्ट्री, बीच में एक बार स्ट्राइक हो गई और ये सारे के सारे जो फॉरेन एक्सपर्ट्स थे उनको नेगोशिएट किया गया। जब वो नहीं माने तो उन्होंने प्यार से उनसे कहा कि जब आप नहीं मान रहे हैं तो ठीक है, आप यू कैन एग्जिट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, वी डोंट माइंड। और उसके बाद भी ये इंडस्ट्री चलती रही कि उस समय तक उन्होंने जो लोकल मैसूरियंस हैं उनको उस टेक्नोलॉजी से इतना अच्छी तरीके से ट्रेन कर लिया था कि निश्चित तौर पर हमें उस समय तक उनको फॉरेन इंडस्ट्री की, फॉरेन एक्सपर्ट्स की आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे कि आपने कहा विश्वेश्वरैया जी के साथ भी एक बार हुआ, वो भी एक अपनी जो मैसूर टर्पन के नाम से जाने जाते हैं, उनकी एक कैप लगाने के बजाय एक बार क्लब में गए तो उन्होंने बेंगलोर क्लब में उन्होंने कहा कि आपको ये हटाकर कैप को पहनना पड़ेगा। तो वो उस क्लब में एंटर नहीं हुए और उन्होंने दूसरा पैरल सेंचुरियन क्लब करके खोला, और जहां उनका मानना था कि भाई हमारे जो देश के लोग हैं निश्चित तौर पर कहना चाहिए कि उनको भी एक एटिकेट होना चाहिए जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये लड़ सके। का तात्पर्य है कि अनेक ऐसे क्षेत्र थे
समय बहुत कम है, ये कार्यक्रम ऑलरेडी लगभग 1.5 घंटे के लगभग हो चुका है। तो ऐसे अनेक प्रसंग आएंगे यदि आप अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें तत्कालीन वैज्ञानिकों की उस समय का जो स्वाधीनता का संग्राम, जो स्वतंत्रता का संग्राम था, उसमें बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन उन्होंने सबने लिया। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि वैज्ञानिक होने के साथ साथ उस देश के नागरिक भी थे। इस एक महत्वपूर्ण बात उस समय जो उन्होंने जो स्ट्रगल किया, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण यह है कि इन सारे वैज्ञानिकों का भविष्य के भारत, जिसको हम कहें स्वतंत्र भारत के बारे में क्या सपना था, यह भी आज हम सब लोगों को विचार करने का विषय है। तो सारे के सारे जो उन्होंने प्रेरणा हमको, लोकल फॉर वोकल या आत्मनिर्भर भारत, ऐसे जो भी जो आज मोदी जी या आज का जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसने जो नारे दिए हुए हैं, हम कह सकते हैं कि सारे के सारे नारे उस समय भी एक लिमिटेड स्तर पर पूरे किए गए, लेकिन वो सारे उस समय के वैज्ञानिकों की रही है। तो इन वैज्ञानिकों की आज के स्वतंत्र भारत में जब ब्रिटिश हुकूमत नहीं है, या सारा का सारा माहौल जिसको कहते हैं, अनेक संस्थाएं हैं, अनेक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, केवल एक जो भावना है जिसको मुझे कहना चाहिए कि इस राष्ट्रीयता की भावना, जिसको कहना चाहिए कि इमोशनल अटैचमेंट विद दिस कंट्री, यदि हम इस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी में आ जाएगी, तो मैं मानता हूं जितने भी नारे हैं, वोकल फॉर लोकल या इस आत्मनिर्भर भारत, या जिसको कहते हैं भारत, सारे के सारे मैं मानता हूं ये नारे निश्चित तौर पर पूरे होंगे। और ये जो भारत माँ है, उसका हर नागरिक निश्चित तौर पर एक स्वस्थ होगा, और उसको एक कहते हैं एक प्रोग्रेसिव भारत हम का जो सपना हमने देखा था, हमारे इन वैज्ञानिकों ने देखा था, हम निश्चित तौर पर इसको प्राप्त कर पाएंगे। यही इस अवसर पर हम सबको प्रेरणा लेने का एक जो कहना चाहिए, ये प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए, और अपने अपने स्तर पर अपने इस जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम वैज्ञानिक थे, उनको कहीं ना कहीं उनका जो सपना था, हमको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। एक समय इस अवसर पर एक बार मैं पुनः इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, और एक तरह से संस्था की ओर से या सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ओर से मैं माननीय वाइस चांसलर साहब, माननीय मुदगल साहब को एक बार धन्यवाद प्रस्तावित करता हूं कि वो यहाँ पर आए। उन्होंने हमें प्राप्त किया हमारे छात्रों को, और इस अवसर पर इस विषय पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, इस विषय पर उन्होंने उद्बोधन किया। इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आशिता, आपको कुछ और बताना है? जी, थैंक यू सो मच सर। सर, आपने भी हम सभी का मार्गदर्शन किया इस टॉपिक पर। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं माननीय कुलपति महोदय जी की आभारी हूं, जिनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैं आदरणीय संचालक महोदय UIT RGPV भोपाल को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारा मार्गदर्शन किया, एवं डॉक्टर मनीष मुदगल, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक CSIR एम्प्री भोपाल की भी आभारी हूं, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान से अवगत करवाया। डॉक्टर अकेला सर एवं डॉक्टर कुशवाहा सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, जिनके इनपुट्स की वजह से ये कार्यक्रम आज एक सफल कार्यक्रम हो सका। इन दोनों माननीय सदस्यों का जो सहयोग रहा इस कार्यक्रम के आयोजन में, ये अतुलनीय है। मैं आप सभी श्रोताओं की आभारी हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और इस कार्यक्रम को एक सफल कार्यक्रम बनाया। और अब सर, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और सभी पार्टिसिपेंट से, कि सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, तो एक या दो हम ग्रुप फोटोज ले सकें। तो सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। Thank you so much for participating in this event, and
Kushwaha sir, with your due permission, should I terminate? Okay. Okay. Okay, okay. Thank you so much. Thank अब्दुल you साहब, so much. धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पुष्पा जी और अकेला साहब। हाँ, एंड जी हाँ, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। सर अच्छा लगा, अच्छा रहा आप जी। सर अकेला साहब, आपका भी उद्बोधन काफी प्रेरणादायी था। ठीक है, नहीं सर, आप सर सर मिलते थैंक यू हैं सर, once again धन्यवाद। धन्यवाद। Narmada ma'am, thank you so much for attending. और participants हैं who are joining, please switch on your camera. मैं for official records I'll be taking few screenshots. I have been posting in chat box, but शायद you people were busy listening to the talk, so you could not respond. Not an issue. मैम लीव कर सकते हैं ना? क्या चीज मैम? मैम लीव कर सकते हैं? हाँ हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। थैंक यू सो मच मैम। ओके। Okay, participants, thanks a lot for participating in this event. I hope it will help you in deciding your career path as well. So looking forward to see your participation in future events also. Thank you so much for participating. Thank you, dear students. Is anybody saying anything? Ma'am, thank you. Okay, thank you so much. Thank you, Ashita.